लोगों को लास्ट ईयर फाइट्स बड़ी पसंद आई थी। यू आर सेइंग कि नहीं तू चले जा, ठीक है। मैं क्यों चले जाऊं भाई, क्यों चले जाऊं, तू चले जा। When you started, what was the first major role? Like, were you the tech developer? What were you doing? So I had a tech co-founder. Okay. उसने फिगर आउट कर लिया था कि क्यूआर बनेगा कैसे। सीजन 2 में the toxicity is out. मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने हैं। इस नए जमाने में फैशन और लाइफस्टाइल के साथ साथ पेमेंट का तरीका भी इवॉल्व हो रहा है। अब दौर आ गया है डिजिटल पेमेंट का, जहां पे बस आपको अपना फोन निकालना है, क्यूआर स्कैन करना है और पेमेंट हो गई। ना ही छुट्टे रखने की टेंशन और ना ही एक्स्ट्रा कैश कैरी करने की टेंशन। ऑल थैंक्स टू द रेवोल्यूशनरी पेमेंट्स ऐप लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड भारत पे। लेकिन भारत पे इन सबसे अलग है, क्योंकि वो अपने मर्चेंट्स और शॉपकीपर से 0% ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है किसी भी ट्रांजैक्शन पे। लेकिन यार ऑब्वियस ही बात है, अश्नीर ग्रोवर इंडियन स्टार्टअप का फेस है, तो उनका खुद का स्टार्टअप भारत पे कोई एनजीओ तो होगा ही नहीं। इसलिए देयर बिजनेस मॉडल इज टू गिव आउट लोन्स अप टू 7 लाख रुपीज टू द शॉपकीपर्स एंड द मर्चेंट्स, ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके और अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके। पर रिसेंट टाइम्स में भारत पे और अश्नीर ग्रोवर दोनों की इमेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। और इंटरेस्ट की बात तो ये है, ये भारत पे की फाउंडिंग टीम ही कर रही है। उन्होंने अश्नीर ग्रोवर, उनकी वाइफ और कुछ फैमिली मेंबर्स के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए हैं। इन एलिगेशंस के चलते भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को रिजाइन करना पड़ा और उसे जस्ट थोड़े टाइम पहले ही उनको सारी पोजीशन एंड रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज से भी हटा दिया गया था। लोगों का मानना यह है कि ये फ्रॉड 81 करोड़ रुपीस का है। एक एक करके सारे फाउंडिंग मेंबर्स इस कंपनी को छोड़ रहे हैं एंड अब हालत तो ये है कि FTX एंड सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ये कंपनी डूबने की कगार पे है। भारत पे को लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये 2018 में ही लॉन्च हुई थी और इसके फाउंडर्स थे अश्नीर ग्रोवर, शाश्वत नगरानी और भाविक कोलड़िया। इसी के साथ साथ भारत पे का सिर्फ एक ही एम था, वो मर्चेंट्स के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अफोर्डेबल और सिंपल बनाना चाहता था। सबसे पहले भारत पे ने दुकानों पे अपने क्यूआर लगवाए, जिससे कि कस्टमर किसी भी ऐप के थ्रू उन्हें पेमेंट कर सकता था। अब चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो या पेटीएम ही क्यों ना हो। और अपनी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस का यूज करते हुए भारत पे ने स्टार्टिंग के दौर में काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखी। इसी के साथ साथ जब सीरीज ए की फंडिंग के लिए भारत पे गया तो उन्हें सिक्वॉय कैपिटल और इनसाइड पार्टनर से 109 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। फिर भारत पे ने सीरीज बी की फंडिंग उठाई, जो की थी $50 मिलियन की, करीब करीब 350 करोड़ रुपए। फिर सीरीज सी के दौरान उन्होंने रेस किए $75 मिलियन। इन पैसों का यूज करते हुए भारत पे ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। 2020 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा क्यूआर जिससे आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते थे सिर्फ एक क्यूआर पे। और इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने क्विक लोन्स इंट्रोड्यूस करे, जिससे कि उनके मर्चेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ। अश्नीर ग्रोवर ने अपने इंटरव्यूज में दो चीजों के बारे में काफी ज्यादा बात की है। सबसे पहला उनका सालों का बैंकिंग का एक्सपीरियंस और दूसरा उनका बैंकिंग इंडस्ट्री को चेंज करने का मोटिव। जस्ट लाइक अ बैंक भारत पे भी फंक्शन करता है, जहां वो स्मॉल वेंडर्स और शॉपकीपर्स को लोन फैसिलिटी देता है और उसके अगेंस्ट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि भारत पे की कमाई होती है। दिस इज अ वेरी अप्रिशिएबल मॉडल, क्योंकि इसमें हर किसी की विन विन हो रही है। कस्टमर को बस अपना मोबाइल निकालना है और एक क्यूआर स्कैन करना है, वो किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकता है। इसी के साथ साथ ना ही शॉपकीपर को कोई कमीशन देना है और ना ही पेमेंट में कोई फीस चार्ज हो रही है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बचती है। इसी के साथ साथ लोन फैसिलिटी भी मिलती है और भारत पे इतने सारे सरप्लस कलेक्टेड अमाउंट के साथ क्रेडिट फैसिलिटी भी इन छोटे वेंडर्स को दे पाती है। भारत पे ने इस मॉडल के थ्रू कई सारी ऊंचाइयां छुई है और इस यूथ सक्सेस के पीछे है उनके की टीम मेंबर्स, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर हिमसेल्फ, जो कि रिजिग्नेशन से पहले फाउंडर एंड एमडी थे भारत पे के। उनके पास भारत पे का 9.5% स्टेक था। उसी के साथ साथ समीर सोहेल की अगर मैं बात करूं, ही वॉज द सीईओ ऑफ भारत पे। भारत पे में टोटल 50 इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें से 33 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे रिबिट कैपिटल, कोर्ट, इनसाइड पार्टनर्स। लेकिन देखा जाए तो मेजर पार्ट अभी भी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ही होल्ड करता है। इसी के साथ साथ इसमें 17 एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, इंक्लूडिंग मितेश शाह। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडर एंड एमडी थे, लेकिन 28 फरवरी को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। इससे जस्ट कुछ दिन पहले उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर को उनकी पोजीशन हेड ऑफ कंट्रोल से भी निकाला गया था। रेजिग्नेशन और शार्क टैंक से पहले अश्नीर ग्रोवर ज्यादा चर्चा में नहीं थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, जहां पे वो कोटक महिंद्रा बैंक के स्टाफ को गालियां देते सुनाई दिए।
क्योंकि उनकी नायका में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हो पाई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं। जनवरी 2022 में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया था, जिसकी वजह से एक सेपरेट फर्म को अपॉइंट करना पड़ा इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भारत पे के ऑफिस पहुंचने से पहले लीक हो गई थी। उसमें यह डिस्क्लोज किया गया था कि अश्विनी ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, जहां पे उन्होंने बहुत सारा पैसा बेनामी शेल कंपनीज में डाला है और उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ, कहां गया, किसने लिया, कोई ट्रैक नहीं है। जब डिटेल में जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये सारा पैसा जो कि 53.25 करोड़ था एक पानीपत के अकाउंट में गया, जो कि होम टाउन था अश्विनी ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर का। अब इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए गए कि ये सारा पैसा ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने में यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने में यूज हुआ है, इवन अश्विनी ग्रोवर की फॉरेन ट्रिप्स को फाइनेंस करने के लिए यूज किया गया है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऑडियो क्लिप इतना बड़ा संग्राम मचा सकती है। स्टार्टिंग में तो अश्विनी ग्रोवर ने भी डिनाई करा कि ऑडियो क्लिप उनकी है ही नहीं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 30 अक्टूबर को एक नोटिस जारी हुआ जिसने सीधा प्रूफ करा कि ऑडियो क्लिप अश्विनी ग्रोवर की ही है। इन सब के बाद अश्विनी ग्रोवर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, जिसके बाद उन्हें लीव पे भेजने की बात होने लगी। रिगार्डिंग दीज एलिगेशन, अश्विनी ग्रोवर सेड कि उनको तो उनकी बात रखने का किसी ने मौका ही नहीं दिया और उन पे सारे के सारे बेसलेस एलिगेशन लगा दिए गए। ही इवन सेड कि रजनीश कुमार जो कि बोर्ड मेंबर है वो काफी ज्यादा बायस्ड है और उनके खुद के को फाउंडर भाविक बहुत गलत तरीके से उनसे बात कर रहे थे। 28 जनवरी 2022 को भारत पे ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने अल्वाज एंड मार्शल को हायर किया है, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गलत चीजें भी हो रही है। इसी के साथ साथ थोड़े दिन बाद ही कंपनी ने यह भी कंफर्म किया कि उन्होंने PwC को भी हायर किया है किसी एक को फाउंडर की गलतियां ढूंढने के लिए। जस्ट इसके बाद अश्विनी ग्रोवर रेजिग्नेशन देने की बात करने लगे और उन्होंने ये भी बोला कि अगर इसके बाद कोई भी चीज बाहर आती है तो उसमें इनका नाम नहीं होना चाहिए और अपने 9.5% स्टेक के अगेंस्ट 4000 करोड़ डिमांड करने लगे। इसके बाद जब जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने भारत पे से उनकी परचेज इनवॉइस और पेमेंट डिटेल्स मांगी तो भारत पे की तरफ से एक रिटर्न कम्युनिकेशन गया कि वो इस पूरे मामले को 10.97 CR देके सुलझाना चाहते हैं। और ये था लीडरशिप फेलियर ऑफ भारत पे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी इतना ज्यादा सफर कर रही है। अब जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता लगा कि भारत पे ने फ्रॉड इनवॉइसिंग में 10.97 करोड़ रुपीस लूज किए, लेकिन जब देखा गया तो यह भी पता लगा कि 30 सप्लायर्स का टोटल स्पेंडिंग हो रहा था 53.25 करोड़। अल्वाज एंड मार्शल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने बोर्ड मेंबर्स के सामने यह प्रपोजल रखा कि इसके ऊपर और ज्यादा तह तक जाने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी उन वेंडर्स के साथ डील कर रही थी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पर खैर जो भी हुआ वो हुआ। अब जरा ये देख लेते हैं कि अश्विनी ग्रोवर और भारत पे ने जो जो गलत काम किए हैं उस हिसाब से लॉ की नजरों में उन्हें कितनी लंबी सजा मिल सकती है। बैंक एम्प्लॉय से बदतमीजी की वजह से अश्विनी ग्रोवर को IPC 332 एंड IPC 352 के तहत 2 से 3 साल की जेल हो सकती है और ये नॉन बेलेबल क्राइम है। चीटिंग और फ्रॉडरी के लिए IPC सेक्शन 468 के तहत उन्हें 7 साल की जेल और फाइन भी हो सकता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने भी अश्विनी ग्रोवर के अगेंस्ट काफी सारे एक्यूजेशंस लगाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेक्शन 406, 408, 409, 420, 467, 468, 471 एंड 120B के तहत बहुत ज्यादा सजा हो सकती है। सिर्फ रिफॉर्म्स लॉ तक लिमिटेड नहीं है। भारत पे ने राहुल भाटिया को एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट अपॉइंट किया। इससे पहले राहुल भाटिया टाइड नाम की फिनटेक फर्म में हेड ऑफ रिस्क कंप्लायंस थे। ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद PwC, मैक्वेरी ग्रुप एंड ग्रैंट थॉर्टन। He will be responsible for the internal audit framework and also the governance of the company. भाटिया के साथ रविंद्र ओबरॉय को भी हेड ऑफ कंप्लायंस की पोजीशन के लिए हायर किया गया है। रविंद्र ऑलरेडी वर्कड विद A Finance and he managed compliance, audit, vigilance and fraud management function for the company. मार्च 2022 में भारत पे का फाइनेंस का ग्राफ ड्रास्टिकली नीचे की तरफ जा रहा था। 2022 में भारत पे ने पिछले साल से 3 गुना ज्यादा लॉसेस रजिस्टर करे थे, जो कि थे 828 करोड़। अगर कोई कंपनी किसी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी में फंस जाए तो लोगों का ट्रस्ट उससे उठना चालू हो जाता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान अपना पैसा ऐसी कंपनी में नहीं डालना चाहेगा जहां बहुत ज्यादा रिस्क हो। तो फिर इस कंपनी में जहां पे उसका MD ही एक फ्रॉड एलिगेशन की वजह से घिरा हुआ है और वो भी करोड़ों के, लोग कैसे विश्वास करेंगे ऐसी कंपनी में और अपना पैसा डालेंगे यहाँ पे। और ऐसी कंट्रोवर्सी से सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है कंपनी की रेपुटेशन को, विच वी कैन से इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन को हम काउंट तो नहीं कर सकते, पर अगर प्रॉफिट और लॉसेस को देखा जाए तो हमें साफ दिखता है कि कंपनी की रेपुटेशन को बहुत गंदा झटका लगा है। अभी तो ये कंट्रोवर्सी एंड भी नहीं हुई है, अभी तो दोनों साइड से सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं
और कोई जजमेंट भी पास नहीं हुआ है, तो किसी भी पार्टी को फ्रॉडुलेंट कहना तो सही नहीं होगा। लेकिन जो भी पार्टी यहाँ पे गिल्टी प्रूव होती है उसे बहुत मेजर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अश्लील पे लगे हुए चार्जेस सच साबित होते हैं तो उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 सेक्शन के तहत सजा सुनाई जाएगी। वहीं पर अगर भारत पे इस केस को हार जाता है तो लीगली अश्लील ग्रोवर इस कंपनी की ऐसी की तैसी कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफेमेशन केसेस एंड क्लेमिंग हिज शेयर इन द कंपनी। इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद कंपनी को ये तो समझ आ गया है कि वो कितने पानी में है और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कितना ज्यादा वीक है। तो अगर कंपनी को लॉसेस से उठ के प्रॉफिट्स में जाना है तो सबसे पहले उन्हें अपना इंटरनल ऑडिट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और बेहतर करना पड़ेगा, जिससे ऐसे फ्रॉड्स होते होते रुक जाए। भारत पे को एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ वर्क एथिक्स से रिलेटेड अवेयरनेस भी अपने पूरे ऑफिस में फैलानी पड़ेगी, ताकि उसके एम्प्लॉयज कंपनी के लिए काम करे, कंपनी के अगेंस्ट नहीं। इसके कई सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला है बाय सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। अपने एम्प्लॉयज को पहले ही पर्पस और उनके गोल्स डिफाइन कर दो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस पूरे प्रोसेस से उनका गेन क्या है और वो अच्छे से काम कर सके। दूसरा है बाय गिविंग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसमें हर एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसके वर्क और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही बहुत करीबी से नजर रखी जाती है। तीसरा है बाय डेवलपिंग द कल्चर ऑफ लर्निंग। इसमें आपको एम्प्लॉइज का फोकस लर्निंग और डेवलपमेंट के ऊपर रखना है, ताकि उनका ध्यान इधर उधर की इमोरल एक्टिविटीज के ऊपर ना जाए। लीगल एजेंसीज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव और डेवलपिंग ही साबित होता है, बल्कि जो उनकी एक्सपीरियंस नॉलेज होती है वो किसी कंपनी के लिए पैसे से भी बढ़कर होती है। भारत पे की इस केस स्टडी को देख के ये पता चलता है कि इस फ्रॉड की वजह से कंपनी और कंपनी के वेंडर्स को मॉनेटरी नुकसान हुआ, वो भी छोटा मोटा नहीं, करोड़ों में। लाखों के फेक बिल्स और फेक ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन रियल में कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ पाई। और इन दोनों का डिफरेंस किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और जब इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनी लड़खड़ा गई तो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को इससे एक सीख तो ले लेनी चाहिए कि लंबी दौड़ दौड़ने के लिए झूठ और जालसाजी का सहारा नहीं लेना चाहिए। आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में प्रोएक्टिव फ्रॉड प्रिवेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल, सोसाइटी या बिजनेस, तीनों की प्रोटेक्शन के लिए। इससे हम किसी भी तरह के फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई करके पहले ही मिनिमाइज कर सकते हैं, अब वो चाहे किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो या फिर रेपुटेशनल डैमेज। प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे इंप्लीमेंटिंग रॉबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन क्रिएट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट these fraudsters। और इसकी मदद से कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट करना इजी हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। एंड these measures not only protects the financial asset of the company but also brings confidence in the customers, investors and the stakeholders of the company, thus creating a secure environment for everyone। This video is sponsored by Incomit Stock Entrepreneurship Program, जहां पे Incomit आपको ये सिखाता है कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। हमारे प्रोफेशनल मेंटर्स ने काफी सारे कंट्रीज के बच्चों को ट्रेन किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो अगर आप भी हमारा कोर्स चेकआउट करना चाहते हो, सो डू फॉलो द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू लाइक दिस डिटेल्ड वीडियो अबाउट भारत पे एंड द फ्रॉड, डू चेक आउट आवर अदर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।